कभी कभी इतिहास शोर मचाकर नहीं बल्कि बिल्कुल खामोशी से करवट लेता है। कोई युद्ध नहीं होता, कोई मिसाइल नहीं चलती, कोई बड़ी घोषणा सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ नहीं होती, लेकिन दुनिया की ताकत का संतुलन बदलना शुरू हो जाता है। साल 2026 का भारत ठीक ऐसे ही एक मोड़ पर खड़ा है। ऊपर से सब सामान्य दिखता है, बजट भाषण, संसद की कार्यवाही, आंकड़ों की लंबी सूचियां, लेकिन उन आंकड़ों के भीतर एक ऐसी चिंगारी छिपी है जो आने वाले दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था, रक्षा रणनीति और तकनीकी वर्चस्व का नक्शा बदल सकती है। इस बार चर्चा किसी एक्सप्रेसवे, किसी नई मेट्रो लाइन या किसी रिकॉर्ड तोड़ पुल की नहीं है। इस बार बात उस अदृश्य ताकत की है जो हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन के पीछे छिपी है, जो इलेक्ट्रिक कार की मोटर में धड़कती है, जो फाइटर जेट के इंजन में तपती है और जो मिसाइल को लक्ष्य तक सटीक पहुंचाने में मदद करती है। ये ताकत है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वो 17 तत्व जिनके बिना 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी आधी रह जाएगी। और दुनिया का खेल इस समय इन्हीं तत्वों के इर्द गिर्द घूम रहा है। पिछले 40 दशकों में एक देश ने इस खेल में लगभग एकाधिकार कायम रखा। उसने खनन किया, प्रोसेसिंग की, मैग्नेट बनाए और पूरी दुनिया को सप्लाई की डोर से बांध दिया। जब चाहे सप्लाई धीमी, जब चाहे कीमतें ऊंची। 2025 में जब अचानक गैलियम और जर्मीनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर रोक लगी, तो अमेरिका से लेकर यूरोप और जापान तक की इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ व्यापारिक फैसला नहीं था, ये संदेश था, टेक्नोलॉजी चाहिए तो हमारी शर्तें मानो। उस समय दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि आधुनिक अर्थव्यवस्था की सांसें कितनी गहराई से एक देश की मुट्ठी में कैद हैं। भारत ने उस समय कोई आक्रामक बयानबाजी नहीं की, हमने टीवी स्टूडियो में बहस नहीं छेड़ी, हमने कोई सार्वजनिक टकराव नहीं किया, लेकिन पर्दे के पीछे एक लंबी रणनीति आकार ले रही थी। हमारे तटीय इलाकों की रेत, जो वर्षों से बस निर्माण सामग्री या पर्यटन की पहचान मानी जाती थी, दरअसल खनिज संपदा का भंडार है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के समुद्री तटों पर मोनाजाइट, इल्मेनाइट, रुटाइल और जिरकॉन जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। इन मोनाजाइट कणों में छिपा है नियोडिमियम, प्रीसियोडिमियम और कई अन्य दुर्लभ तत्व जिनसे बनते हैं हाई पावर परमानेंट मैग्नेट। अब तक विडंबना ये थी कि हम रेत निकालते थे, उससे कच्चा माल अलग करते थे और या तो कम कीमत पर निर्यात कर देते थे या तकनीकी कमी के कारण उसकी असली क्षमता का उपयोग ही नहीं कर पाते थे। वैल्यू एडिशन कहीं और होता था, मुनाफा कहीं और जाता था। लेकिन बजट 2026-27 में सरकार ने जो घोषणा की, उसने इस कहानी की दिशा बदल दी। 4 तटीय राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर विकसित करने की योजना, खनन से लेकर रिफाइनिंग और फाइनल मैग्नेट निर्माण तक की पूरी वैल्यू चेन भारत के भीतर स्थापित करने का फैसला, ये सिर्फ औद्योगिक नीति नहीं बल्कि रणनीतिक घोषणा है। लगभग 7,000 करोड़ से अधिक के आवंटन के साथ परमानेंट मैग्नेट निर्माण क्षमता को हजारों मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब साफ है, अब भारत केवल ऑक्साइड बेचने वाला देश नहीं रहेगा, हम तैयार मैग्नेट बनाएंगे। वही मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक वाहनों, विंड टरबाइन, रोबोटिक्स, रक्षा उपकरणों और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में लगते हैं। ये बदलाव उस मानसिकता का संकेत है जिसमें हम कच्चा माल निर्यात करने से आगे बढ़कर वैश्विक सप्लाई चेन में निर्णायक भूमिका निभाना चाहते हैं। सोचिए, जब दुनिया की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ रही हैं, जब हर देश ग्रीन एनर्जी की दौड़ में शामिल है, जब पवन चक्कियों और बैटरी स्टोरेज सिस्टम की मांग बढ़ रही है, तब हाई ग्रेड मैग्नेट की आवश्यकता विस्फोटक रूप से बढ़ेगी। यदि भारत स्थिर, भरोसेमंद और पर्यावरण अनुकूल सप्लाई दे सकता है, तो वैश्विक कंपनियां स्वाभाविक रूप से विकल्प तलाशेंगी। ये सिर्फ चीन के एकाधिकार को चुनौती नहीं, बल्कि वैश्विक उद्योग के लिए राहत का द्वार है। लेकिन इस योजना की गहराई सिर्फ उद्योग तक सीमित नहीं है, इसके पीछे रक्षा और रणनीति का भी मजबूत आयाम है। आधुनिक हथियार प्रणालियों, रडार, गाइडेंस सिस्टम, सटीक सेंसर्स, सब में रेयर अर्थ की भूमिका अहम है। यदि किसी संकट की स्थिति में सप्लाई चेन बाधित हो जाए, तो राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। आत्मनिर्भर उत्पादन क्षमता इस जोखिम को कम करती है। ये आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामरिक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन तटीय रेतों में थोरियम भी प्रचुर मात्रा में मौजूद है, भविष्य के परमाणु ईंधन के रूप में देखे जाने वाला तत्व। भारत का दीर्घकालिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम थोरियम आधारित चक्र पर आधारित है, यानी वही रेत जो तकनीकी उद्योग को गति देगी, वही ऊर्जा सुरक्षा की आधारशिला भी बन सकती है। एक ही स्रोत से औद्योगिक शक्ति और ऊर्जा आत्मनिर्भरता, ये संयोग नहीं, रणनीतिक अवसर है। इस पूरी प्रक्रिया में तकनीकी चुनौतियां कम नहीं हैं।
रेयर अर्थ की रिफाइनिंग जटिल है, पर्यावरणीय सावधानियां अनिवार्य हैं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तीखी है। चीन ने इस क्षेत्र में 4 दशक लगाए हैं, लेकिन भारत के पास वैज्ञानिक प्रतिभा, मजबूत आईटी क्षमताएं और अपेक्षाकृत नए भंडार का लाभ है। यदि अनुसंधान, नीति और निजी क्षेत्र की भागीदारी तालमेल से आगे बढ़ती है तो ये कॉरिडोर केवल उद्योग नहीं बल्कि एक नया औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र खड़ा कर सकता है। आज जो रेत सामान्य लगती है वही कल वैश्विक शक्ति संतुलन की धुरी बन सकती है। संसद में घोषित ये पहल केवल बजटीय प्रावधान नहीं बल्कि संकेत है कि भारत अब दर्शक बनकर नहीं बैठेगा। हम सप्लाई चेन के अंतिम छोर पर खड़े उपभोक्ता नहीं बल्कि उसके केंद्र में खड़े निर्माता बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। जब कोई राष्ट्र अपनी प्राकृतिक संपदा को रणनीतिक दृष्टि से पहचान लेता है तो वो सिर्फ संसाधन नहीं निकालता, वो भविष्य गढ़ता है। जब किसी देश की धरती से निकला खनिज सिर्फ फैक्ट्री का कच्चा माल नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति का हथियार बन जाए, तब समझ लीजिए कि खेल बदल चुका है। रेयर अर्थ कॉरिडोर का असली असर आने वाले वर्षों में दिखेगा, कारखानों की चिमनियों से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर। आज तक दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन एक तरफा निर्भरता पर टिकी थी। जो देश सप्लाई रोक सकता था वही शर्तें तय करता था। लेकिन अगर भारत स्थिर, पारदर्शी और पर्यावरण अनुकूल मॉडल के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो यह सिर्फ बाजार में नया खिलाड़ी नहीं होगा बल्कि नियम बदलने वाला निर्णायक कारक होगा। कल्पना कीजिए 2030 का भारत। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में हाईटेक प्रोसेसिंग प्लांट्स खड़े हैं। तमिलनाडु और केरल में रिसर्च लैब्स नई एलॉय तकनीक विकसित कर रही हैं। बंदरगाहों से कच्चा माल नहीं बल्कि तैयार परमानेंट मैग्नेट और उन्नत मटेरियल्स दुनिया भर में भेजे जा रहे हैं। हजारों इंजीनियर, वैज्ञानिक और कुशल कामगार इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये केवल रोजगार का सवाल नहीं बल्कि ज्ञान और तकनीक के स्वदेशीकरण का सवाल है। जब वैल्यू चेन देश के भीतर पूरी होती है तब मुनाफा भी देश में रहता है और आत्मविश्वास भी। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पर्यावरण। दुनिया आज चीन के उस मॉडल से सबक ले चुकी है जहां आक्रामक खनन ने नदियों और जमीन को नुकसान पहुंचाया। भारत के सामने अवसर है कि वो ग्रीन माइनिंग और क्लीन प्रोसेसिंग का नया मानक स्थापित करे। यदि हम टिकाऊ तकनीक अपनाते हैं, स्थानीय समुदायों को साथ लेकर चलते हैं और पारदर्शिता बनाए रखते हैं तो भारत न सिर्फ सप्लायर बनेगा बल्कि नैतिक नेतृत्व भी करेगा। ये सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का संगम होगा जहां उद्योग भी बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय भरोसा भी। रक्षा क्षेत्र में इसका प्रभाव और भी गहरा है। जब मिसाइल, रडार, ड्रोन और फाइटर जेट के लिए जरूरी मैग्नेट और विशेष धातुएं देश के भीतर बनेंगी तब रणनीतिक स्वायत्तता मजबूत होगी। किसी भी संभावित प्रतिबंध या वैश्विक तनाव की स्थिति में उत्पादन रुकने का खतरा कम होगा। ये आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ है। और याद रखिए, इस पूरी कहानी का एक शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली आयाम है थोरियम। यदि रेयर अर्थ कॉरिडोर के साथ थोरियम आधारित ऊर्जा कार्यक्रम गति पकड़ता है तो भारत ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू सकता है। टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और रक्षा तीनों स्तंभ एक ही स्रोत से सशक्त होते दिख रहे हैं। ऐसा अवसर हर पीढ़ी को नहीं मिलता। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस अवसर को पूरी गंभीरता से ले पाएंगे? क्या नीति, निजी क्षेत्र और वैज्ञानिक समुदाय एक ही दिशा में लगातार प्रयास करेंगे? क्या हम केवल उत्साह में बहेंगे या अनुशासित दीर्घकालिक रणनीति अपनाएंगे? यही वो निर्णायक मोड़ है जिस पर देश खड़ा है। आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि भारत का ये कदम वैश्विक ताकत संतुलन को सच में बदल सकता है? क्या हम चीन के एकाधिकार को स्थायी चुनौती दे पाएंगे? और क्या हमारे तटीय राज्य आने वाले दशक में दुनिया के नए मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं? इस प्रभावशाली मुद्दे पर अपनी स्पष्ट और बेबाक टिप्पणी जरूर लिखिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और एंड में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। जय हिंद।